दोस्तों, ये जो लड़ाई चल रही है गाजा स्ट्रिप पर, एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ हमास, इस लड़ाई को एक लंबा समय बीत चुका है। इस इतने लंबे ड्यूरेशन में अब क्या है कि कुछ इक्वेशंस बदल रही हैं, और उन इक्वेशन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल का तो स्टेटमेंट बार बार ये आता है, इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा में जो निर्दोष लोग रहते हैं, जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं, यहां पर आप देख सकते हो छोटी सी स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप। ओके, यहां पर बोले जो लोग रहते हैं वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर आप जो अटैक कर रहे हो ये बोला एक तरीके का जेनोसाइड है। बोले इसके चलते हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप गाजा की लोकेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो दो तरफ तो देखो इजराइल से है, और तीसरी तरफ इजिप्ट से हल्का सा ये कनेक्टेड रहता है, और फिर मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपनी कोस्ट बनाता है। तो ऐसे में इजराइल की तरफ से बहुत सारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाईज बनी रहती है, बट इजराइल ने अभी वो सप्लाईज को रोक रखा है। तो ऐसी परिस्थितियों में गाजा के लोग बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में यहां पर सवाल ये उठता है कि साउथ अफ्रीका ने अभी क्या किया। देखो, साउथ अफ्रीका की तरफ से एक इशू उठाया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जिसकी लोकेशन है नेदरलैंड्स में, सिटी है द हैग, वहां पर। और वहां पर यह कहा गया कि इजराइल के द्वारा जो कुछ भी गाजा पे किया जा रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ जेनोसाइड। दैट मीन्स वहां पर इजराइल नरसंहार कर रहा है, बहुत बुरे तरीके से लोगों को मार रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इजराइल को डायरेक्शन देनी चाहिए कि आप इमीडिएटली इस युद्ध को रोकें, इस एक्शन को रोकें। अब देखो, इस पूरी इक्वेशन में जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ये जो एक तरीके का केस राइज किया कि ये जेनोसाइड का एक्ट है, तो इजराइल ने ये कह दिया कि देखो ये कोई जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं, हम तब तक लड़ाई लड़ते चले जाएंगे जब तक कि हमास का खात्मा ना हो जाए। हमास आपको पता ही है कि गाजा, जिसको आप कह सकते हो कि जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी का पार्ट है, वहां पर ऑपरेट होने वाला एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको सपोर्ट ईरान का मिलता है, जैसा कि हम प्रीवियसली बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखोगे कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल पूरी कोशिशें कर रहा है। हमास एक्चुअल में ऑपरेट कर रहा है गाजा से और डिस्टेबलाइज करना चाहता है इजराइल को। इसके ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, ठीक है, पिछले 3-4 महीनों से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते पहले एक आइडिया बार बार फ्लॉट होता था, और यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि टू नेशन थ्योरी का एक आइडिया जो है वो बार बार न्यूज में आता रहता है। तो आप बताइए टू नेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो उसका आंसर था सीधा इजराइल पैलेस्टीन का। बट यहां पर अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि हम टू नेशन थ्योरी को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के चलते बोला हमारे साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, और टू नेशन थ्योरी को मानते हुए ही हमने 2005 से लेकर अभी तक हमारी तरफ से पूरी कोशिशें की है कि गाजा में जो सेटलमेंट है वो एकदम प्रॉपर हो सके, बट हमें बोले पीठ में छुरी मिली। इस तरीके की बात कही जा रही है इजराइल के स्टैब्लिशमेंट के द्वारा। सो द पॉइंट इज कि साउथ अफ्रीका पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वहां पर फिर सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में इस बात के ऊपर जजमेंट देने के लिए ज्यूरिसडिक्शन है, क्या कार्य क्षेत्र है आईसीजे का? तो इस बात को लेकर के इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया कि बोला आईसीजे में अगर कोई भी केस जाता है तो उसमें जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों इन्वॉल्व हैं, तो साउथ अफ्रीका अगर केस लेकर के गया है आईसीजे में, तो बोला पहले इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी, इजराइल को पहले पूछने की जरूरत थी, इजराइल से पूछा नहीं। तो बोला ये आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इस केस को आईसीजे को सुनना ही नहीं चाहिए, ये बात बोल दी इजराइल ने। बट साउथ अफ्रीका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उनको क्लैरिटी देखते हुए आईसीजे ने यह कह दिया कि भाई बात ऐसी है कि साउथ अफ्रीका में जो आपकी एम्बेसी है, जो कि साउथ अफ्रीकन सिटी प्रिटोरिया में लोकेटेड, आप यहां पर देख सकते हैं, साउथ अफ्रीकन सिटी है यहां पर प्रिटोरिया, यहां पर आपकी एम्बेसी लोकेटेड है। तो साउथ अफ्रीकन स्टैब्लिशमेंट के द्वारा प्रिटोरिया में जो आपके एम्बेसडर जो भी बैठते हैं उनसे बातचीत की थी और उनकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स आया था। इसका मतलब एक बायलैटरल कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश हुई और उसके आधार पर आईसीजे में साउथ अफ्रीका पहुंचा है। दैट मीन्स
दैट मीन्स आईसीजे के पास में ये ज्यूरिसडिक्शन है कि यहां पर जो कुछ भी हो रहा है गाजा में, उसको लेकर के इजराइल को कोई भी डिक्री या डायरेक्शन दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी आईसीजे के द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया है, और उस इंटरिम ऑर्डर की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के द्वारा तो यह डिमांड की गई थी कि कम से कम नो डिफरेंट रेस्पेक्ट्स में जजमेंट आए, नो डिफरेंट ऑर्डर्स जो है वो डिक्लेयर करे आईसीजे, जिनको इजराइल फॉलो करे। बट रियल सेंस में देखें तो अभी केवल 6 डायरेक्टिव्स हैं वो इशू किए गए हैं। अब वो 6 डायरेक्टिव्स किस तरीके से क्या है वो समझते हैं। देखो यहां पर मामला जेनोसाइड का है, तो जेनोसाइड कन्वेंशन को हम कैसे भूल सकते हैं, 1948 की कन्वेंशन है, और इसी में आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप के जो भी लोग हैं, जैसे कि यहां पर हम जिस टारगेटेड ग्रुप की बात कर रहे हैं वो बेसिकली पैलेस्टीनियंस हैं, बोले इन लोगों की टेक केयर की इजराइल जिम्मेदारी ले। कहने का मतलब वो सारे कदम उठाए जिसके चलते पैलेस्टीनियंस पे जो अटैक है वो रुके। इसके अलावा अपनी मिलिट्री को समझाए कि कोई भी इस तरीके का एक्शन ना ले जिसके चलते पैलेस्टीनियंस की डेथ हो रही हो। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है मिलिट्री एक्शन की वजह से उसको रोका जाए, और जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनको पनिश भी किया जाए। ये बात तक भी आईसीजे ने बोली है कि इजराइल को ये बात मान लेनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा कि इजराइल जो कुछ भी एक्शन लेगा उससे रिलेटेड अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा कि हाँ कितना क्या एक्शन इंप्लीमेंट हुआ, और उस रिपोर्ट को साउथ अफ्रीका इवैल्यूएट करेगा। अगर साउथ अफ्रीका को उस रिपोर्ट में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल लगा तो साउथ अफ्रीका आईसीजे में जाकर के अपनी बात उठा सकता है कि हमारी तरफ से ये अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप देखोगे कि आईसीजे में जितने भी जजेस थे उनमें केवल 2 जजेस ने इन प्रोविजंस को एक तरीके से ओपोज किया। एक तो थे इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव, एक थे युगांडा के रिप्रेजेंटेटिव। बाकी मोर और लेस जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात जो थी मोर और लेस ये थी कि वाकई में इजराइल को यहां पर इन जो भी एक्शंस गाजा में लिए जा रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं या डायरेक्शंस हैं वो आईसीजे के द्वारा दी गई है। अब आईसीजे की मोटी मोटी बात करें तो ये देखो एक अपने आप में यूनाइटेड नेशन का ही ऑर्गन है जो कि जुडिशियल या फिर जुडिशियल इश्यूज से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करता है। दूसरी अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रॉपर एक्शन में आया, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस जो था वो एक्शन में था, और लीग ऑफ नेशन के अंडर में एक जुरिस्डिक्शनल या फिर आप कहोगे जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसका नाम था द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे, जिसको फिर 1946 में डिसबैंडन कर दिया गया। और उसके बाद में अब आईसीजे जो है वो होल सोल पूरे इश्यूज को देखने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन के अंडर कोई भी अगर लीगल इशू आता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी एक इशू है दैट इज कुलभूषण जाधव वाला, जो वहां पर ईरान के जो बलूचिस्तान वाले एरिया में हमारे रिटायर्ड नेवी के इंडिविजुअल जो कि वहां बिजनेस कर रहे थे उनको वहां से किडनैप करवाया गया। वो सारी स्टोरी आपको आइडिया होगी। तो उसमें भी हमने भी आईसीजे के अंदर केस किया था और उस केस के तहत ही फिर हमें बातचीत करने को अलाउ किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वर्डिक्ट आते हैं उन वर्डिक्ट को एक तरीके से बाइंडिंग मैनर में कंसीडर किया जाता है। दैट मींस अभी आईसीजे के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है क्या वो बाइंडिंग है कि नहीं, या फिर उनको लागू कैसे किया जाएगा, इसका एक सीधा सा जवाब है कि साउथ अफ्रीका और इजराइल जो हैं वो दोनों मेंबर हैं आईसीजे के। तो ऐसी परिस्थितियों में आईसीजे के डिसीजन को इनको मानना होगा, पहली बात। दूसरी चीज, क्या ये अपील कर सकते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट? जी, अपील का कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीजे के ऊपर कोई एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए कोई ट्रिब्यूनल या कोई बड़ी कोर्ट नहीं है, आईसीजे ही सबसे ऊपर है। इसके अलावा आईसीजे की अगर बात करें तो आईसीजे के पास में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट कराने के लिए इनके पास में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। तो ये एक कमजोरी भी आईसीजे की आ जाती है। फिर सवाल ये आता है तो आईसीजे तो फिर एक कहते हैं ना कि टूथलेस टाइगर हो गया, फिर क्या करे? तो ऐसी परिस्थितियों में ऑप्शन बच गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वही यूएनएससी जिसमें परमानेंट 5 मेंबर हैं प्लस 10 मेंबर वो हैं जिनका इलेक्शन हर 2 साल में होता रहता है। तो यूएनएससी में ये केस जा सकता है। अब वहां पर अगर केस जाए तो वहां पर प्यूनिटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, पर सवाल यह आता है कि क्या वहां पर अमेरिका बैठा है जो P5 में से एक है, वो इजराइल के खिलाफ में कोई प्यूनिटिव एक्शन लेगा?
जी बिल्कुल लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी इश्यूज गए हैं, अभी इस इजराइल गजा इशू या इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें ऑलरेडी यूएसए वीटो यूज कर चुका है, जिसमें यह डिमांड की गई थी कि इजराइल को सीज फायर डिक्लेयर कर देना चाहिए, बट यूएसए ने वीटो कर दिया। दूसरी तरफ, क्या अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आईसीजे के किसी एक मुद्दे को इंप्लीमेंट ना होने की वजह से क्या कहीं पर मिलिट्री भेजी है? बिल्कुल भेजी है। 1991 में जब इराक के प्रेसिडेंट या डिक्टेटर बोल दें तो सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत में इन्वेड किया था, फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था, तो उस टाइम पर कुवैत की सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के नाम पर यूएसए ने अपने मिलिट्री अलायंस को भेजा था यूनाइटेड नेशन के नाम पर, यूएनएससी के नाम पर, जिसको फर्स्ट गल्फ वॉर बोला था। वो पहला केस था। इसका मतलब यह है कि यूएनएससी से फोर्सेस अप्लाई की जा सकती हैं, बट सवाल यह है कि जब तक P5 अलाउ नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीजें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होती, क्योंकि P5 में से एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो वीटो कर देगा, वीटो कर देगा तो वो केस वहीं की वहीं धराशायी। अब देखो सवाल यहां पर क्या आता है कि वॉशिंगटन की तरफ से अगर इस तरीके के वीटो करने के इंसिडेंट्स देखने को मिले ना, तो वॉशिंगटन की खुद की इमेज को बड़ा डैमेज करता है ये। कारण क्या है कि यूएस क्या चाहता है कि हाँ जी, हम इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को, रूल बेस्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, पर सही मायने में इजराइल को रोकने में अगर यूएसए इस तरीके से वीटो कर देता है यूएनएससी में, तो यूएसए की इज्जत पर भी तो सवाल उठेंगे कि नहीं। तो ये एक अपने आप में पेचीदगी और आ जाती है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस, ये जो हमारा एक इंफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है, इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको डिस्कशन में दे चुका हूं वैसे, ठीक है। इसी तरीके से नए सेशन में फिर से मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।